हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रीडोज आईएएस। पॉलिटी के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं राजवल्लभ चतुर्वेदी, आरवी चतुर्वेदी, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अधिनियम और उससे संबंधित विषयों के बारे में है। नियंत्रण परिषद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। पहला अधिनियम 1774, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। इस सारे प्रावधानों के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आइए ज्यादा डिस्कस ना करते हुए इनको त्वरित आधार पर लगाते हैं, मिलाते हैं। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना कल हमने डिस्कस किया था। 1784 अधिनियम के तहत व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को दो भागों में बांट दिया गया, एक व्यापारिक या राजनीतिक। व्यापारिक कामों का कार्यभार निदेशक मंडल को दिया गया और राजनीतिक कार्यों का कार्यभार नियंत्रण मंडल को दिया गया, नियंत्रण परिषद को दिया गया। नियंत्रण परिषद आ जाएगा 84 के तहत। वहीं सर्वोच्च न्यायालय 1773 अधिनियम के तहत 1774 में स्थापना की गई थी। ये आ गया। इंग्लिश मिशनरी को छोड़िए पहले, अभी बाद में आराम से उलझ जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आपको पता है 1773 में कल डिस्कस किए थे। 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोग थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बोरवेल और मानसन। और अध्यक्ष कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कानूनी सदस्य का प्रावधान 1833 में किया गया। 1813 की सिचुएशन को, आंग्ल प्राच्यविद विवादों को या इंग्लिश मिशनरियों के प्रवेश को देखते हुए 1813 में गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनविद सदस्य की नियुक्ति की गई। अब पहला कानून सदस्य था लॉर्ड मैकाले, जो 1823 एजुकेशन से संबंधित समिति का अध्यक्ष था। डी, इंग्लिश मिशनरी बचा, मतलब 1813। ऑप्शन इसका होगा बी। 2, 1, 3, 4। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर 1813 से संबंधित है। 1813 अधिनियम से संबंधित प्रावधान। पहला, व्यापारिक एकाधिपत्य को तथा व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1784 में उसके कार्यभार को बढ़ा दिया गया, आवंटित कर बांट दिया गया और स्थितियां बदल गई। स्थितियां बदलने की वजह से ये हिस्ट्री का टॉपिक है, उसको हिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसका फाइनल इसके बारे में ही पीछे के लेक्चरों में हमने डिस्कस किया, उसके वीडियो को देख लीजिएगा। यह ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, एकदम सही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया जाता है, उसको राजनीतिक क्षेत्र की तरफ घुमाया जाता है, इसका मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक क्षेत्र के रूप में अपना कार्यभार संभाल रही थी, राजस्व का नियंत्रण कर रही थी, जो ब्रिटिश राज के नियम संप्रभुता के अधीन था। यह भी सही है। ब्रिटिश राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यह तो सही है, लेकिन यह इस अधिनियम के तहत नहीं आया था, 1858 अधिनियम के तहत आया था। और उसी वक्त ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद बना, विशेषकर राजस्व प्रशासन से, तो उसकी सहायता के लिए। मतलब ब्रिटिश कैबिनेट, मतलब यही है, ब्रिटिश कैबिनेट के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का सृजन हुआ, जो राजस्व से संबंधित उसे सलाह देता था और वह काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य होता था, मतलब चीफ होता था। यह गलत है, यह 1858 से संबंधित है। 1858। अतः इसका आंसर कितना होगा? 1 और 2। 1 और 2 हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का संबंध किससे है?
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जाने समझ ही गए होंगे। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक पंचायत की बात मत करिएगा, 1932 की बात हो जाएगी तब आप वो भीमराव अंबेडकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी जैसे विवादों की बात करेगा, गांधी की आमरण अनशन की बात करेगा, लेकिन वह वो नहीं है। यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, जिससे किस अधिनियम के तहत संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का हक और निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन किया गया। 1892 कल इसके बारे में डिस्कस किए थे। विधान परिषद में भारतीयों को सदस्यता, उसके साथ प्रश्न पूछने का अधिकार जो 6 दिन के पत्र पर दिया गया था। 1919 खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें सभी को शामिल कर लिया गया। सिख, यूरोपीय, सामान्य वर्ग, ईसाई सबको शामिल कर दिया गया। और यह प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में भी द्वैध शासन की संकल्पना करता है। 1935 को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 1935 दूसरा प्रावधान, इसको भी खत्म कर दिया। बचा 1909। 1909 के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। इसी वजह से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में मार्ले मिंटो सुधार को याद किया जाता है, मतलब जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता भी रहता है अक्सर करके ऑनलाइन में। अब 1919 की बात आ गई। 1919 का अधिनियम, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का प्रावधान कल ही डिस्कस कर चुके हैं। मुस्लिमों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, 1919 की बात है। केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मतलब केंद्र में भी द्वैध शासन और राज्य में भी द्वैध, प्रांतों में भी द्वैध शासन। इस वजह से इसका आंसर होगा सी, 1 और 3। ये 1909 की बात करता है, 1919 की बात नहीं करता, इस वजह से इसको हटा दीजिए। 1 और 2 ऑप्शन हो गया 1 और 3। चौथा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, सॉरी 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर बताइए। क्वेश्चन ये पूछता रहता है, अक्सर करके पूछता है यूपीएससी, चाहे आरओ हो चाहे अपर हो, दोनों में क्वेश्चन पूछता रहता है। इसका आंसर होगा ये है तो संबंधित, यह भी अप्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर पूछा है, सर्वप्रथम की बात किया है। सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था। 1934 में स्वराज पार्टी के बारे में जान रहेंगे, मोतीलाल नेहरू इस सब की बात कर रहा है। स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में आत्मनिर्णय के आधार पर रांची में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के एक संविधान सभा द्वारा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। 1934 अब भारत की ओर से संविधान सभा की मांग का यह प्रथम अवसर था, पहली बार, मतलब 1934। अब 1934 याद करके आप लोग एम एन राय को भी याद कर लीजिएगा। 6वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। संविधान सभा की बात कर रहा है। कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पहला तो कई समितियों के बारे में आराम से जान गए होंगे कि
चौथा ऑप्शन एकदम इसका सही है। उस समय एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी ही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी, तो कहां से बहुदलीय संरचना आ जाती है, ये गलत हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, कल ही डिस्कस किया है, पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, अनुपातिक हस्तांतरणीय एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या कहते हैं, हस्तांतरणीय मतदान के आधार पर था, जो कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर निर्वाचन में भाग ले सकते थे। इस वजह से यह भी गलत है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। अप्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो था भी, लेकिन नहीं था। प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं था, क्योंकि कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। अतः इसका आंसर होगा ए और डी। अब आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। सिंपल आंसर है, आप बता सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अध्यक्षता उन्होंने की थी, लेकिन वहीं कहीं अगर जो अस्थायी, ये अस्थायी थे, स्थायी थे, इनके द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम बार संविधान सभा का अध्यक्षता की गई थी। उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब इसका आंसर होगा डी। नहीं सॉरी, बी। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, 11 मत मार दीजिएगा, क्योंकि 9 तारीख को अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, 9 दिसंबर 1946। तो बिना देखते हुए, बिना एक्सप्लेन करते हुए 9 दिसंबर 1946 को ही मारते हैं, अन्य ऑप्शन को नहीं मारते हुए। 9वां, उद्देशिका का विचार लिया गया, कहां से लिया गया है? उद्देशिका का विचार इटली से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार आपका यूएसए से लिया गया है, किंतु उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 2 चीज देख लीजिएगा, भाषा के बारे में प्रश्न पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और अगर विचार के बारे में पूछता है, उद्देशिका के विचार के बारे में, तो उसका आंसर यूएसए होगा। अब आता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च है। चौथा ऑप्शन, धर्म पे भी धर्मांध लोग मार सकते हैं, लेकिन धर्म कोई सर्वोच्च नहीं है। राज्य या राज्य की संकल्पना में भारतीय संविधान में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। धर्म का उल्लेख है, लेकिन पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, असहिष्णुता के आधार पर किया गया है। यह गलत है। अब आते हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन से बताइए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्च संविधान ही, संविधान के दायरे में सब आते हैं। इस वजह से संविधान सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण करता है। संसद जानी है, संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अतः बी आंसर होगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक परीक्षण। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों में से संविधान से ली गई थी। किस देश के संविधान से ली गई थी?
यूनाइटेड किंगडम नहीं, संसद, संसदीय प्रावधान, ये सब यूनाइटेड किंगडम के लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, एकदम सही है। यूएसएसआर से नहीं लिया गया है। युद्धेशिका के बारे में हमने अभी पिछले चर्चा किया था। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। आंसर इसका होगा बी, यूएस से। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत और यूएस से भी है, ब्रिटेन में नहीं है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ए भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18 आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और निर्वाचन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले भी वीडियो में। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। आंसर देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? आइए देखते हैं। 117, 119, 121, 123। 121 हटा दीजिए क्योंकि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित, राष्ट्रपति अध्यादेश विश्रांति काल में पारित करता है। और 119 वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया एवं विधि अधिनियम, वित्तीय कार्य से संबंधित। प्रक्रिया और विधि विनियमन से संबंधित है। 121 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य को निर्वहन पे किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में परिचर्चा से निर्बंध करता है, रोक लगाता। मतलब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के बारे में उसके कर्तव्यों के संबंध में संसद में परिचर्चा नहीं हो सकती। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 121 उच्चतम न्यायालय से ही संबंधित है, इसको मान लीजिए उच्च न्यायालय। बाकी बचा 117। 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक मत समझ लीजिएगा, धन विधेयक 110 में चले जाएंगे आप। चलिए ऑप्शन इसका बी, ए होगा। ये तीनों गलत है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। कुछ न कुछ ऑप्शन आपसे मिलते ही होंगे। संवैधानिक पीछे जो डिस्कस किए हैं वीडियो या प्रावधान, उसके बारे में आप देख लीजिए। पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 के बारे में बताया था। वित्त आयोग के बारे में बताया 280, 360 पीछे ही बता दिया है। 352, 356, 360 तीन आपात होते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात। 360 तो आ जाइए 368 बनता है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 आंसर होगा बी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन भी अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन प्रीवियस का इस नाते रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि एक न तो दो, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं यूपीपीसीएस में। आइए देखते हैं। 324, 330, 323 से पिछले वीडियो में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 324 क्या है?
324 जब कह रहा है तो निर्वाचन आयोग पे चले जाइए। 323 क्या है? 330 का है, 323 ये प्राधिकरण से संबंधित है, 323 से प्राधिकरण से संबंधित है। और 320 जब प्राधिकरण से संबंधित है तो 330 समझ ही गए होंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण। और डी लोक सेवा आयोग के कार्य। ए का 2, बी का 1, 2 1 4 3, ऑप्शन हो गया सी। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 12 अनुसूचियां होती हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्य से संबंधित होती है, दूसरी पदाधिकारियों को वेतन प्रतिमान से संबंधित होती है, तीसरी पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित होती है, चौथी राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, पांचवा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, छठवां जनजाति हो गया। अनुसूचित जाति के बारे में पांचवा प्रावधान करता है और छठवां अनुसूचित जनजाति के बारे में। सातवां केंद्र राज्य से संबंधित सूचियों के बारे में है, जिसको हम जोड़ के 246 में भी दे सकते हैं। और आठवां भाषा से संबंधित, नौवां भूमि से संबंधित, और विधिमान्यकरण मतलब केंद्र और राज्य से संबंधित जो अधिनियम बनते हैं, नियम कानून, उनके विधिमान्यकरण से ही संबंधित है नौवां। 10वां आपका है दल बदल। आजकल लगातार वो चर्चा में है, हो सकता है पूछ भी ले। वेंकैया नायडू भी इसके बारे में कह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कह चुकी है। दल बदल अधिनियम के तहत 5वां संविधान संशोधन, 52वां 1985। 10वां हो गया। 11वां 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, 12वां 74वें संविधान से संबंधित। अतः यह राज्य से संबंधित बात करता है तो पहली अनुसूची होगी, ऑप्शन होगा ये। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेने संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न के किस अंतर्गत सम्मिलित है? अभी पीछे 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। विवाह विच्छेद के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में अभी पिछले ही सुन चुके होंगे। पीछे ही कुछ क्वेश्चनों के बारे में सुन चुके होंगे, कई न्यूजों में सुन चुके होंगे। तो यह आ जाएगा आपका, किसी सूची में नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रविष्टि 5 में इसका है। दत्तक ग्रहण भी हो गया, गोद लिया हुआ, दोनों को दत्तक ग्रहण से इस नाते है। कल पिछले वीडियो में दत्तक ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया था। आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन भी उसी से है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? कर से संबंधित प्रावधान समझ ही गए होंगे। जब कर से संबंधित प्रावधान कर रहा है तो जाहिर सी बात है केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है। और केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है तो 9वां होगा, पीछे ही डिस्कस किए हैं। 11वां भी नहीं होगा, 73वें से संबंधित है, 6वां जनजाति से संबंधित है, बाकी बचा 7वां। भूमि सुधार किससे संबंधित है? भूमि सुधार समझ रहे हैं किससे संबंधित है? राज्य सूची का विषय है। अभी प्रेजेंट टाइम में गांव में, ग्राम पंचायतों में ज्यादातर भूमियों के बारे में, उसका रकबा, उसका क्षेत्रफल, उसका सब डाटा एंट्री में नोट हो रहा है। किस व्यक्ति का कितनी जमीन है, किस व्यक्ति का घर कहाँ है, उसका क्षेत्र कहाँ है, उसका क्षेत्रफल, सब डाटा में नोट हो रहा है। इस नाते भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। 20वें की तरह आ जाइए। 20वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए
विशेष उपबंध किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, अब अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान कौन है, अब देख लीजिए। पीछे ही हमने जब बताया कि कौन सी अनुसूची किसके बारे में है, तो अनुसूचित क्षेत्र आ जाता है 5वीं अनुसूची। तीसरे तो बताए हैं राज्य पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। 7वीं संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, इस वजह से इसे 5वीं होगी। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की संग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है ध्वज, दूसरा ऑप्शन है राजधानी, तीसरा ऑप्शन है संप्रभुता, चौथा है शासनाध्यक्ष। आंसर इसका बताइए। राज्य के अंतर्गत आते हैं भूभाग, भूभाग के अंतर्गत आती है जनसंख्या, जनसंख्या के अंतर्गत आता है शासन, शासन किससे जुड़ा है? संप्रभुता से। संप्रभुता इन द सेंस ऑफ कि जब किसी शासन में संप्रभुता होगी, किसी के प्रति किसी का उपनिवेश नहीं होगा, किसी की तरफदारी नहीं करेगा, किसी के इशारे पे नहीं करेगा। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान को भी संप्रभु नहीं माना जा सकता। अन्य कंट्री, इराक ईरान विवाद अक्सर करके समझ रहे हैं, हमेशा अमेरिका यूएसए में छिड़ी रहती है। कौन सा? यूक्रेन वाला ही मैटर समझ लीजिए। ये संप्रभुता से, यूक्रेन के ही संप्रभुता के संबंधित है कि वह नाटो में सदस्य होना चाहता था और यूएसएसआर से होना नहीं देना चाहता था, क्योंकि यूएसएसआर चाहता है कि उसकी सरकार वहां बैठे। तो पहला आ जाएगा भूभाग, भूभाग के अंतर्गत जनसंख्या, जनसंख्या से शासन। इस सबको सशक्त कब बनाया जा सकता है? जब एक संप्रभु राज्य का निर्माण, किसी का गुलाम न हो, किसी का उपनिवेश न हो, अपने मामलों में अपना निर्णय खुद ले सके, किसी पे आश्रित न हो। अतः यह आंसर होगा सी, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। बाईसवें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लोकतंत्रात्मक तो है, लेकिन शासन प्रणाली के बारे में बात करना है। कौन सी शासन प्रणाली? शासन प्रणाली अध्यक्षीय होती है, संसदीय होती है, यही दो होती है। भारत में संस्थात्मक व्यवस्था है, भारतीय शासन प्रणाली संस्थात्मक है। ब्रिटेन के गुणों का अनुसरण करती है ये, इस वजह से है। और कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी है। संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में कार्य करती है, इस वजह से संस्थात्मक व्यवस्था लिया कहा गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जानी रहे। अध्यात्मक व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है, यूएसए है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? पहला, वास्तविक और नाम मात्र दोनों की कार्यपालिका, दोनों प्रकार की कार्यपालिका। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक पुनरावलोकन। यह सब ब्रिटिश से मिलती है। वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र औपचारिक राष्ट्रपति होता है। और सामूहिक लोकसभा मतलब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा द्विसदनीय व्यवस्था है, यह है। लोकसभा राज्यसभा है ये। चौथा जो है यह अमेरिका से लिया गया है, पिछली बार ही डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 32 के तहत। खाली अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 32 ही नहीं है,
और कई हैं, 131 भी, 136 भी, अप्रत्यक्ष तौर पे 146 भी। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां है फिर वही संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। दो ऑप्शन तो एकदम सही है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है हमारा, लेकिन वो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति विधायिका के सर्वे सर्वा मतलब प्रधानमंत्री की अधीन। अब मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री के ही अध्यक्षता में कार्य करता है, अतः यह गलत है। 75 अनुच्छेद 75 को याद कर लीजिए, चाहे देख लीजिएगा, यह उसका विश्लेषण है। ये दोनों सही है, अतः इसका ऑप्शन ए होगा, 24 का ए। 25, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। यह संघीय शक्ति है, लेकिन कहीं एकीकृत होता है तो कहीं संघात्मक होता है। इस वजह से इसे अर्धसंघात्मक भी कहा है। आईवर सिंह ने ऐसे ही अर्धसंघात्मक ही कहा था। यहाँ एकीकृत खाली आपात उपमद में एकीकृत हो जाता है। 352 हमेशा नहीं रहता है। 352, 356, 360 में। अतः यह चौथा गलत है, बाकी सब सही, तीनों सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है, चुनाव होते ही रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, इन राज्यों के चुनाव में जो जनता ने प्रत्यक्ष भागीदारी करके अपने सीएमओ को चुना, पंजाब तक। और संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। एनडीए गवर्नमेंट लाने में सर्वोच्च जनता द्वारा ही नियुक्त किया गया, अप्रत्यक्ष तौर पर नियुक्त तो किया नहीं गया। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए और दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। ये सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता। लोकतांत्रिक देश मतलब जनता की सरकार, प्रत्यक्ष जनता की सरकार। इस वजह से ये सही है, लेकिन यह संविधान, लिखित संविधान की बात करता है, शासन व्यवस्था की बात नहीं करता। यह शासन से संबंधित है, यह हमारी सर्वोच्चता से संबंधित है, शासन प्रणाली की सर्वोच्चता से संबंधित है। यह दोनों सही है, लेकिन दोनों का व्याख्या नहीं करता। 27, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट देखते होंगे आप, साम्यवादी दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राजकीय प्रावधान, डीपीएसपी, खास करके 39, 43, 44 नहीं, 45, 46 मानेंगे। 44 का प्रावधान आप आ जाएंगे समाजवाद से संबंधित। और राजनीतिक समानता 325, 326, यही है। ये सब दर्शन में है ही, खाली साम्यवाद इसके दर्शन का भाग नहीं है। सब 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है। पहला, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 2 सेक्शन याद कर लीजिए। 7वीं अनुसूची प्लस 246 अनुच्छेद। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का बंटवारा, शक्ति 246 शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लेख करता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये तो एकदम सही है। इकहरी नागरिकता जो है संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। एकात्मक संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं इसमें। और स्वतंत्र न्यायपालिका, वह स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह संघीय व्यवस्था का ही लक्षण है, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण की बात किया है। न्यायपालिका अलग शक्ति है जो स्वतंत्र रखी गई है, जो सदनात्मक सर्वोच्चता मानी गई है। यह गलत, यह सही, यह सही, यही लक्षण नहीं है। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन, निम्न में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ये, दूसरे को आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक, पिछले एक क्वेश्चन से संबंधित है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। कूटों के हिसाब से सही उत्तर का चयन किए। ए आर दोनों सही है, व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। ये सत्य है, आर गलत है, ये गलत है, आर सत्य है। यहां व्याख्या नहीं करता है। मिसप्रिंट हो गया है टाइप होने में, इसने तो लिख दे रहे हैं, सही व्याख्या नहीं करता। एकदम सही है, अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक इन द सेंस, आप 7वां अनुसूची 246 के बारे में भी देख चुके हैं, क्या क्या प्रावधान करता है। और भाग 1 में जाएंगे तो राज्य को संघ से अलग होने का प्रावधान नहीं है जब तक संसद नहीं चाहेगी। पिछले ही कुछ अनुच्छेदों में, कुछ अनुच्छेदों में हमने इसका वर्णन किया है। अनुच्छेद 1, 2 या 3 के तहत है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है जब संसद या विधानमंडल कोई अनुचित अधिनियम बनाता है जो संविधान से ऊपर हो या सामान्य नागरिकों को समस्या में डाल सकता हो या क्या कहते हैं, मूल ढांचे के खिलाफ विरुद्ध हो, तो वह अनुच्छेद 13, 32, 226, अन्य 131, 143 अन्य प्रावधानों के तहत, अन्य अनुच्छेदों के तहत वो पुनरीक्षण कर सकता है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की। अतः दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर सकता, दोनों का अलग अलग, क्योंकि वह न्यायालय पुनरीक्षण के द्वारा संघात्मक अर्धसंघात्मक की जांच नहीं करता है। तो अर्धसंघीय व्यवस्था है, अर्ध परिसंघीय व्यवस्था है, लेकिन वो जांच नहीं करता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। पहला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से नहीं ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दूसरा आपका, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई, आयरलैंड से नहीं ली गई, यह भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है, याद रखिएगा, डीपीएसपी नीति सब तत्व।
अतः दोनों आंसर, दोनों कथन गलत है। आज कुल 30 क्वेश्चन हुए। जहां तक है संविधान से संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रस्तावना, कुछ अनुच्छेदों के बारे में आज डिस्कस हुआ। ज्यादातर पूर्व के टॉपिक जिससे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चल के दूसरे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस हुआ। इससे संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं है, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। थैंक यू। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।